नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आलोक चांठिया AIRONDF चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बात करता हूं न्याय की, न्याय यात्रा की, न्याय के अर्थ की, संदर्भ की। लेकिन उससे पहले मैं सुकरात के एक शब्द जो उन्होंने बहुत प्रयोग किया है, ख़ासतौर से लाजिक के आदमी थे और उन्होंने टेलियोलॉजिकल शब्द का इस्तेमाल किया है। टेलियोलॉजिकल का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन, और उस एक्सप्लेनेशन में इस बात का अर्थ छिपा है कि जब भी आप कोई काम करते हैं, कोई किताब लिखते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं, कोई यात्रा करते हैं, तो एटलीस्ट उसका पर्पस होना चाहिए। विदाउट हैविंग एनी पर्पस इफ़ यू आर डूइंग एनीथिंग इट्स मीनिंगलेस। और इसलिए आज जब भारत में कहीं इस बात की गूंज सुनाई दे रही है कि न्याय यात्रा करी जा रही है और उस न्याय यात्रा के पीछे जो संदर्भ छुपा हुआ है वह उसका पर्पस क्या है, इसको ही अगर हम सुकरात के उस टेलियोलॉजिकल शब्द से जोड़कर देखें तो सबसे पहली बात आपको यह समझने के लिए मैं आपके साथ हूं कि क्या कारण है कि हम न्याय की बात कर रहे हैं। न्याय का अर्थ क्या है? अगर हम न्याय दर्शन की बात करें, जो गौतम के द्वारा दिया गया, गौतम के जो सूत्र हैं खास तौर से न्याय दर्शन के बारे में, उसमें न्याय का मतलब है कि सत्य को समझना। और सत्य का मतलब क्या है? यथार्थ ज्ञान। जो जैसे है उसको उसी तरह से समझ पाने को हम न्याय कहते हैं। यही बात आप न्यायालय में भी जब जाते हैं तो उसी सत्य का मतलब आप यही लगाते हैं कि वास्तविकता जो है, जो यथार्थ है, उसको न्यायालय के सामने लाया जा सके और इसके आधार पर न्याय किया जा सके। केवल सच को सामने लाना, और सच का तात्पर्य सिर्फ यथार्थ होता है। जब हम गौतम के इस न्याय शास्त्र और न्याय दर्शन के आधार पर इस न्याय यात्रा को देखते हैं तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इसमें यथार्थ की कमी दिखाई देती है, क्योंकि यथार्थ बहुत अलग है। यथार्थ उस मणिपुर से संदर्भित किया जा रहा है जिस मणिपुर के यथार्थ को समझा ही नहीं गया है। जिस मणिपुर को 1949 में भारत में विलय किया गया, वहां पर रहने वाले मैतेई लोग वास्तव में जनजाति लोग थे। और जो लोग मानव शास्त्र से संबंधित हैं वह जानते हैं कि मानव शास्त्र में MN श्रीनिवास, मैसूर नरसिम्हाचारी श्रीनिवास द्वारा एक कंसेप्ट दिया गया था, अवधारणा दी गई थी संस्कृताइजेशन की, जिसे संस्कृतिकरण कहते हैं। और उसमें इस बात को उठाया गया था कि किस तरीके से जो जाति संस्तरण में नीचे के लोग होते हैं वो उच्च जाति के लोगों के व्यवहार, हाव भाव सभी को अपनाकर अपना प्रदर्शन उच्च जाति के रूप में करने लगते हैं और अपने को उच्च जाति का कहने लगते हैं। आपको बहुत सी ऐसी जातियां दिखाई देंगी जो अपने को राजपूत बताते हुए उनके राजपूत सरनेम का उपयोग करती हैं। आप बहुत सी ऐसी जनजातियां देखेंगे जो अपने को राजपूत वंशज मानती हैं, और ये सभी उदाहरण हैं संस्कृताइजेशन के। लेकिन ठीक इससे उलट DN मजूमदार साहब ने, धीरेन्द्र नाथ मजूमदार साहब ने, जो मानव शास्त्री थे और बहुत प्रसिद्ध मानव शास्त्री थे, उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया जिसे हम ट्राइबलाइजेशन कहते हैं, यानी जनजातीयकरण। राष्ट्र राज्य की संकल्पना में जब हमारे यहाँ औपनिवेशिक काल के बाद एक ऐसी स्थिति आई कि अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में लोगों के जीवन को सामान्य लोगों के जीवन में बराबर लाने के लिए आरक्षण जैसी पद्धतियां शुरू करी गई। और उस आरक्षण के कारण जब लोगों ने देखा कि एक मानक तय किए गए हैं और उन मानकों के आधार पर कोई समूह अपने को जनजाति में घोषित करा सकता है, तो एक संस्कृतिकरण के बजाय जनजातीकरण, ट्राइबलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई। और ज्यादातर पूरे भारत में यह स्थिति पैदा हो गई कि हर व्यक्ति, हर समूह इस बात में रहने लगा कि यह स्थापित हो सके कि वह सामान्य वर्ग ना होकर जनजातीय समूह है। और यह ट्राइबलाइजेशन का प्रोसेस आप इसी से समझ सकते हैं कि भारत जैसे देश में जब देश स्वतंत्र हुआ तो केवल 212 जनजातीय समूह थे, और वर्तमान में करीब 710, कहीं कहीं 705 लिखा, कहीं 706 लिखा हुआ है, जनजातीय समूह पूरे भारत में रह रहे हैं। तो आप खुद ही यह समझ सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 366 की उपधारा 25 में जो जनजाति को
कि मानक दिए गए हैं और जिसके आधार पर अनुच्छेद 342 में जनजातियां राष्ट्रपति के द्वारा घोषित की जाती हैं, वह जनजातीयकरण या जनजातीय मानक को अपनाकर जनजातियों की संख्या किस कदर बढ़ रही है। क्योंकि अगर आप उत्तराखंड में देखेंगे तो जॉनसार बावर जो कि पॉलीएंड्रस सोसाइटी है और जहां पर बहुपति विवाह है, एक औरत के साथ 5 पति 6 पति होते हैं और जिसके आधार पर उन्हें जनजाति घोषित कर दिया गया। ठीक उससे थोड़ी दूर पर रहने वाले उत्तरकाशी के रवाई जौनपुर भी, जो कि खासतौर से राजपूत है, ब्राह्मण है, लेकिन 1973 से अपने को जनजाति में घोषित करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। यही नहीं, भोटिया जनजाति के साथ जो अनुसूचित जाति के लोग सामान ढोने का काम करते थे, वह भी अपने को जनजाति घोषित कराने के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन उसी जनजातीयकरण की प्रक्रिया को आप जब मणिपुर में लाकर देखते हैं, जहां पर 1949 में जो मैतेई समूह है, जो वर्तमान में हिंदू सामान्य जाति के रूप में चिन्हित है और जो रिप्रेजेंट करता है 53% जनसंख्या, वह सामान्य वर्ग में है। उसी की जगह पर जो कुकी है, नागा है, वो जनजाति के रूप में घोषित है। ऐसी स्थिति में मैतेई लोगों द्वारा 1949 से ही इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि मुझे जनजातियों का ही स्टेटस दिया जाए, जो मैं मूल था वही दिया जाए। और मूल के रूप में चाहे वह उनकी लिपि का प्रश्न हो, चाहे वो मैतेई के नाम का प्रश्न हो, चाहे मणिपुर नृत्य का बात हो, चाहे मणिपुरी लिपि की बात हो, सब कुछ मैतेई लोगों से ही संदर्भित है। ऐसे में जब न्यायालय के द्वारा सरकार से इस बात को रखा गया कि आप अगर सारी स्थितियां सही हैं तो इनको जनजातियों के श्रेणी में सम्मिलित किया जाए। और 3 मई 2023 को राज्य में इसीलिए हिंसा भड़क गई क्योंकि कुकी और नागा जनजातियों का, खासतौर से कुकी जनजाति का यह मानना था कि अगर इन लोगों को जनजाति के रूप में रख लिया जाएगा, यहीं पर समझिएगा जनजातीयकरण, ट्राइबलाइजेशन, तो कुकी जनजाति को लगने लगा उनके जो हित हैं वह प्रभावित हो जाएंगे, चाहे वो नौकरी का आरक्षण हो, चाहे सरकारी योजनाओं का लाभ हो। जब जनजातियों का प्रतिशत बढ़ जाएगा तो सारी योजनाओं से मिलने वाले लाभ उसी अनुसार बढ़ जाएंगे। और मैतेई लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा आधुनिकता की तरफ है। ऐसी स्थिति में मैतेई लोगों की वजह से कुकी को यह लगने लगा, नागा को यह लगने लगा कि हम लोगों के अधिकार दब जाएंगे और हम लोग सप्रेस हो जाएंगे, और इस बात ने हिंसा का रूप ले लिया। अब ऐसी स्थिति में जब न्याय यात्रा निकाली जा रही है तो उस न्याय यात्रा में जिस न्याय के लिए मैंने कहा है कि यथार्थ का ज्ञान जब होता है, यथार्थ की बात जब होती है, उस यथार्थ को रखने के लिए जब हम सत्य के साथ होते हैं तब वह न्याय की बात होती है। और ऐसे में अगर राहुल गांधी द्वारा न्याय यात्रा करी जा रही है तो कहीं ना कहीं यथार्थ को तो वो नहीं जानते हैं, क्योंकि वह वही मांग चल रही है जो मैतेई लोग वास्तव में है, जो उनको होना चाहिए था और आज तक वह नहीं हो पाए हैं। और जब भारतीय संविधान की सर्वोच्चता इस देश में है और इस देश में अनुच्छेद 366 की उपधारा 25 या 342 में राष्ट्रपति के पास यह सर्वाधिकार सुरक्षित है कि वह घोषित कर सकते हैं, तो फिर राहुल गांधी द्वारा देश के लोगों को संविधान के विरुद्ध ले जाते हुए यह बात दिखाना कि मणिपुर में गलत हो रहा है, यह निश्चित रूप से संविधान की अनदेखी नहीं तो और क्या है। दूसरा, जिस न्यायालय के माध्यम से ही चाहे उन्हें अपने लोकसभा सदस्य की खात्मा किए जाने के बाद रिलीफ सुप्रीम कोर्ट से मिली, जहां पर उन्हें दूसरे कई वाद और प्रतिवाद में न्यायालय से रिलीफ मिली हुई है, सहायता मिली हुई है। ऐसे में अगर मैतेई लोगों के लिए भी भारत के न्यायालय ने कोई आदेश किया है तो उस आदेश को लेकर यह बात लेकर चलना कि मणिपुर सुलग रहा है, जल रहा है, वह उचित नहीं है। बल्कि उसकी जगह पर संदेश यह होना चाहिए था, अगर न्याय की बात है, यथार्थ, गौतम के न्याय दर्शन में यथार्थ ज्ञान की बात की गई है, उसे ही न्याय कहते हैं।
यह संदेश दिया जाता कि जो कुछ भी मैतेई के साथ किया जा रहा है वह गलत है। मैतेई का वह मूल आधार है, मूल अधिकार है और उसे उन्हें मिलना ही चाहिए। और यह कहकर अगर न्याय यात्रा होती तो निश्चित रूप से न्याय का अर्थ समझ में आता। लेकिन अगर न्याय के अर्थ को तदर्थ बनाते हुए, उसके भावार्थ को हल्का करते हुए यह संदेश भारत के लोगों को देना कि मणिपुर में सब कुछ अच्छा नहीं है, निश्चित रूप से न्याय की परिभाषा को थोड़ा सा समझने का प्रयास ही नहीं किया गया। और इसी जगह पे मैं आपको रसेल की किताब इन प्रेज ऑफ ह्यूमनिटी की मैं अगर बात करूं तो रसेल ने बहुत अच्छा लिखा है इन प्रेज ऑफ ह्यूमनिटी में कि हम जब थॉट पे, फैक्ट्स पे बात करते हैं, खासतौर से दुनिया फैक्ट्स पर चलती है, तो फैक्ट को तो आप सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन जहां पर वैल्यू की बात होती है, वैल्यू को आप सिद्ध नहीं कर सकते, वैल्यू को आप दिखा नहीं सकते, वैल्यू को कहीं से ला नहीं सकते। वह मानव के व्यवहार, मानव के सामंजस्य, मानव के प्रेम भाव, सहकारिता से ही प्रदर्शित होती है। ये हमारा वैल्यू सिस्टम होना चाहिए कि हम आदमी को आदमी समझें। यह हमारा वैल्यू सिस्टम होना चाहिए कि हम सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुसार पृथ्वी के संपूर्ण मनुष्य को समानता के बोध में देखें और यह माने कि सभी समान हैं। और ऐसे अर्थ में यह तथ्य सामने होना चाहिए था कि रसेल के इन प्रेज ऑफ ह्यूमनिटी में ह्यूमनिटी की स्थापना में मैतेई लोगों के साथ खड़े होकर इस बात को रखा जाना चाहिए था कि जो उनके अधिकार हैं वो अधिकार क्यों न दिए जाएं। अगर स्वतंत्र भारत में मैतेई को अपने अधिकार नहीं मिल पाए, संविधान की सर्वोच्चता में वह स्थापित नहीं हो पाए, न्यायालय की पराकाष्ठा में वह अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं प्राप्त कर पाए, तो यह ह्यूमनिटी और न्याय दोनों के खिलाफ बात होगी। लेकिन इस बात को कहीं नहीं कहा जा रहा है। और अगर इस बात को न रखते हुए अश्वत्थामा मारा गया नरों या कुंजरों का संदेश देते हुए इस तथ्य को सामने लाया जाए कि जनता को दिग्भ्रमित किया जा सके, तो वह न्याय की बात नहीं है। वह महाभारत कालीन वही स्थिति है जिसमें गलत तथ्यों को रखकर बातों को महाभारत तक ले जाया गया। इसलिए जब भी आज यह वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा सिर्फ यही है कि मैं मणिपुर के उस तथ्य को, मैं पूरी यात्रा की बात ही नहीं कर रहा हूं जो मणिपुर से होकर महाराष्ट्र तक जाएगी, 20 मार्च तक ये यात्रा चलेगी, उस यात्रा का ही प्रयोजन सार्थकता में नहीं रह जाता है जहां पर जिस नाम से यात्रा शुरू करी गई है उस नाम न्याय को ही नहीं समझा गया। आप भी कभी अकेले में बैठ के सोचिए, न्याय और गौतम का जो न्याय दर्शन है, जो सामान्य तरीके से न्याय की बात है, वह कहीं दिखाई देता है क्या? मैतेई जो 53% हैं, जिनको किसी भी तरीके से उन घाटी में आने का कोई मौका ही नहीं दिया जा रहा है जहां पर वो सही जीवन का यापन कर सकते हैं, क्या उनको एक सामान्य जीवन जो उनका मूल स्वरूप है जनजाति का, वह नहीं मिलना चाहिए? जब ट्राइबलाइजेशन का सहारा लेकर न जाने कितने समूहों को जनजाति घोषित किया जा चुका है, तो फिर जो वास्तव में 1949 में जनजाति थे वो कालांतर में विलय होने के बाद वह हिंदू समूह के रूप में चिन्हित हो गए। और अगर उन्होंने सार्थक लड़ाई करते हुए आज अपने उस अधिकार को भारत की न्याय व्यवस्था में, संविधान में प्राप्त कर लिया है या करना चाहा है, तो क्या न्याय मैतेई के लिए सार्थकता की ओर नहीं बढ़ना चाहिए? और अगर मैतेई के साथ अन्याय वहां पर हुआ है तो इसके लिए यात्रा करने की आवश्यकता है या फिर यह संदेश देने की जरूरत थी कि न्याय की स्थापना में इस बात का कोई मोल नहीं है कि आप कुछ लोगों को मार के देश में यह संदेश देंगे कि मैतेई को जनजाति घोषित नहीं किया जा सकता। आप अगर हिंसा करके यह बताना चाहते हैं कि हिंसा से सरकार और राज्य की संकल्पना क्या है? एक भूखंड होना चाहिए, भूखंड पे रहने वाले लोग होने चाहिए, उन लोगों के लिए सरकार होनी चाहिए, सरकार के लिए संप्रभुता, ये 4 तथ्य होने चाहिए। और अगर मैतेई लोगों के लिए राज्य की संकल्पना कहीं छीण हो रही है और उनके जीवन को हित और अहित के बीच में रखा जा रहा है, तो निश्चित रूप से राज्य की संकल्पना में
इस बात को उजागर किया जाना चाहिए था, इस न्याय की बात होनी चाहिए थी कि सिर्फ कुछ हत्याएं कर देने से मैतेई लोगों के अधिकारों को ना भुलाया जा सकता, ना उसकी अनदेखी की जा सकती, तब न्याय की स्थापना होती। तभी यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत का बात सत्य होती। लेकिन अगर आप इन सारी बातों को तिरोहित करते हुए, उपेक्षित करते हुए आप एक ऐसी तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक टेलियोलॉजिकल कंसेप्ट ये है कि आप राजनीतिक रूप से सिर्फ मैं और मैं के साथ जुड़ा हुआ वह कुनबा ही आगे बढ़ सके, वह अगर आप कर रहे हैं तो यह भारतीय समाज के लिए उचित नहीं है। और टेलियोलॉजिकल कंसेप्ट में अरस्तु की यह बात आज अक्षरशः साबित होती है कि इसका जो पर्पस है वह राजनीतिक ज्यादा है, वह मानवता, रसेल के इन प्रेज ऑफ ह्यूमनिटी में ह्यूमनिटी से दूर है। और अगर गौतम के न्याय दर्शन में वह न्याय से भी दूर है तो आपको यह समझना होगा कि यह ट्राइबलाइजेशन क्या है, यह मैतेई लोग कौन है, और वास्तव में मैतेई के साथ जो अत्याचार हुआ, जो उनकी अनदेखी हुई, जो हत्याएं हुई, जो उनको ट्राइब्स की स्टेटस मिलना चाहिए, उसके लिए अगर कोई यात्रा नहीं निकल रही है तो आप समझ लीजिए वह देश की यात्रा नहीं है, वह देश के लिए यात्रा नहीं है। और ऐसी यात्राओं की कोई मतलब नहीं है जो न्याय के ही प्रतिबिंब बनने के बजाय उसके विपरीत स्थितियों में खड़े होते दिखाई दें। अगर आपको यह लगता है कि इन तथ्यों से आपको वास्तव में मणिपुर में रहने वाले मैतेई लोगों की यथार्थ ज्ञान हो रहा है और आपको यह समझ में आ रहा है कि किस तरह से करीब 175 लोगों की हत्या कर दी गई, हजारों लोग घायल हो गए, वहाँ के राजस्व की, संपत्तियों की कितनी हानि हुई है, और वह भी सिर्फ किस लिए, क्योंकि एक समूह द्वारा अपने वास्तविक स्थिति की मांग की गई और उस मांग को न सिर्फ सरकार द्वारा, न सिर्फ न्यायालय द्वारा, न सिर्फ संविधान द्वारा, हर के द्वारा स्वीकार किया गया। फिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने इन सब संविधान, न्यायालय, सबको नकार दिया, सरकार को नकारा है? तो क्या ऐसे लोगों के साथ में न्याय यात्रा खड़ी है या उन लोगों के साथ न्याय यात्रा खड़ी हुई जो वास्तव में हकदार थे और उन्हें वंचित किया जा रहा था? आइए हम सब मिलकर इस न्याय की परिभाषा में मैतेई लोगों के जीवन को समझें और ट्राइबलाइजेशन के कंसेप्ट के साथ साथ वास्तव में ट्राइब्स की एक पूरी स्थिति को समझने का प्रयास करें, ताकि हम यह समझ सकें कि यह मैतेई के द्वारा किया जा रहा प्रयास सिर्फ ट्राइबलाइजेशन, जनजातीकरण का एक उदाहरण है या एक फंडामेंटलिज्म का उदाहरण है, जिसमें फिर से वह अपने उस मूल स्वरूप को प्राप्त करना चाहते हैं जिसमें वह थे, और उसका राजनीतिकरण करके बहुत से लोग फायदा उठाकर उसे न्याय यात्रा का नाम देकर समाज में एक छद्म तस्वीर, छद्म संदेश दे रहे हैं जिसका न्याय से कोई लेना देना नहीं है। अगर यह बात आपको समझ में आती तो इस वीडियो को दूर तक ले जाइए ताकि लोग यह समझ सकें ट्राइबलाइजेशन है क्या, न्याय है क्या, और ख़ास तौर से टेलियोलॉजिकल कंसेप्ट में ऐसी न्याय यात्राओं का पर्पस क्या है, ताकि अखिल भारतीय अधिकार संगठन फिर किसी अच्छे विषय के साथ आपके सामने हो और मैं आलोक चांटिया आपसे फिर कुछ अच्छी बातें कर सकूं। नमस्कार।